माध्यम से जानेंगे कि अंडकोश मुलायम और छोटे क्यों रह जाते हैं और फर्टिलिटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं कि अंडकोश मुलायम और छोटे क्यों रह जाते हैं। तो पहला जो कारण होता है अंडकोश का मुलायम और छोटे होने का, वो ये होता है कि इसमें अगर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक नामक बीमारी होती है। इसमें होता यह है कि हमारे जो नॉर्मली मेल कम्युनिटी में यानी मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इनका क्रोमोसोम्स पैटर्न चेंज हो जाता है। ये XXY यानी 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जेनेटिकली, और इस वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से एक तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा और दूसरी बात यह है अंडकोश छोटे और मुलायम रह जाएंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। दूसरा कारण होता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। मान लीजिए एक मम्स नाम का वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी जो अंडकोश की जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे नुकसानात देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो अंडकोश की प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित होती है और अंडकोश इस वजह से भी पूरे डेवलप नहीं हो पाते, छोटे हो जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। और तीसरी वजह होती है कि ये भी एक जेनेटिक ही कारण है कि वाई क्रोमोसोम्स का डिलीशन, यानी वाई क्रोमोसोम्स के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रॉपर वो जीन्स ही डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है। और एक वजह ये तो मैंने जो आपको वजह बताई प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म में आती है, और एक दूसरी है सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म में। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से नहीं बन पाता है और इस वजह से ना तो स्पर्म बनते हैं ना ही हमारे टेस्टिस डेवलप हो पाते हैं और इस वजह से ये छोटे और मुलायम रह जाते हैं। एक इसी में एक वजह और भी मानी जाती है, वो होती है काल्मन सिंड्रोम। काल्मन सिंड्रोम में भी ये देखा जाता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बन पाता और इस वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना बनने की वजह से टेस्टिस पूरे डेवलप नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और टेस्टिस छोटे और मुलायम हो जाते हैं। तो ये जो कारण मैंने आपको बताए, ये सारे कारण कहीं ना कहीं हमारे टेस्टिस को प्रभावित करते हैं, हमारे टेस्टिस के साइज को प्रभावित करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कभी कभी ट्यूमर बन जाते हैं और उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रीशंस होने चाहिए वो नहीं हो पाते और उस वजह से लेडिंग सेल्स जो है, जो लेडिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होता और इस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन ना होने की वजह से भी जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है, जो टेस्टिस का प्रोडक्शन है, जो टेस्टोस्टेरोन का मैं कहूँ कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता। इस वजह से टेस्टिस का साइज छोटा और मुलायम हो जाता है। ये जो कारण है ये हमारे प्रभावित करते हैं टेस्टिस के साइज को और उसकी हार्डनेस को। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे टेस्टिस काफ़ी बड़े होते हैं और हार्ड होते हैं, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का सामना करते हैं, अगर आप उनको एग्जामिन करेंगे तो उनके टेस्टिस छोटे और बहुत ज़्यादा मुलायम होंगे। और दूसरा कारण होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है, जन्म से ही जो अंडकोश हमारे स्क्रोटम में आना चाहिए थे वो नहीं आ पाते, बल्कि वो हमारे एब्डोमेन में ऊपर चले जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये एब्डोमेन में ऊपर चले जाते हैं तो इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है इनकी सारी फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऊपर चले जाते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता, प्रॉपर स्पर्म नहीं बन पाते, इस वजह से भी
जब लंबे समय तक ये ऊपर बने रहते हैं तो बहुत सारे इसमें डैमेजेस हो जाते हैं और टेस्टिस का साइज छोटा और बहुत ही ज़्यादा ये मुलायम हो जाते हैं। तो पहला कारण आपने देखा कि हाइपोगोनेडिज्म, दूसरा देखा आपने क्रिप्टोऑर्किडिज्म, जिसमें टेस्टिस ऊपर चढ़ जाते हैं और जो अंडकोश की थैलियाँ हैं उसमें नहीं आ पाते। तीसरा कारण होता है इसमें वैरिकोसील। देखा गया है कि वैरिकोसील की वजह से भी कभी कभी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता और टेस्टिस अपना पूरा आकार अगर ले भी लेते हैं तो वैरिकोसील की वजह से इनका आकार छोटा और मुलायम हो जाता है। उसकी वजह होती है कि जब ये जो वेन्स होते हैं टेस्टिस के वो एक गुच्छा बना लेते हैं और उस गुच्छे में इतना इन्फ्लामेशन हो जाता है, इतनी सूजन आ जाती है कि ये अंडकोश की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको अवरुद्ध कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टिस के अंदर जितने भी प्रोसेस होने चाहिए थे, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो, चाहे वो स्पर्म का प्रोडक्शन हो, ये सब के सब प्रभावित होते हैं और उनका साइज छोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुलायम, अगर आप छूकर देखोगे तो बहुत मुलायम लगेंगे टेस्टिस। तो ये वेरिकोसील भी बहुत ही ज़्यादा बेकार बीमारी है और कहीं ना कहीं अगर ये बढ़ जाए तो हमारी फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। और एक कारण होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन का। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई झगड़ा हो जाए, कोई मोड़ दे या एक्सीडेंट की वजह से दब जाए तो भी क्या होता है कि ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है टेस्टिस की, और इस वजह से अगर ये लंबे समय तक अवरुद्ध रहती है तो समझ लीजिए कि टेस्टिस पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे और मुलायम हो जाते हैं। इससे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और एक कारण होता है ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस। ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस में क्या होता है, शरीर की अपनी ही इम्यूनिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और अगर ये टेस्टिस वाले पोर्शन को पर अटैक कर दे तो वहाँ की सेल्स को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाती है, नुकसान पहुँचाती है। इस वजह से उसके जितने भी प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और यहाँ पर ना ही स्पर्म बन पाते हैं और इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। एक कारण होता है कि बाहरी कारणों में इनको हम मानते हैं, जैसे कि ऊपर से मतलब हम स्टेरॉइड ले रहे हैं या ऊपर से हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि ऊपर से जब हम हार्मोन थेरेपी लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे नेचुरल हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं और इस वजह से इनके साइज़ में भी फ़र्क पड़ता है और इनकी कार्यशैली में भी फ़र्क पड़ता है। और एक होता है कि बहुत ज़्यादा हम अल्कोहल है, टोबैको है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो भी ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन को प्रभावित करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके साइज़ को भी इससे नुकसान होता है, जिससे इनका साइज़ छोटा और बहुत मुलायम हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में भी अक्सर ये देखा जाता है कि कीमोथेरेपी के दौरान बहुत सारे ड्रग्स ऐसे दिए जाते हैं जिससे हमारी जो फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है और इससे जो टेस्टिस है उन पे बहुत ही ज़्यादा बेकार प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। एक कारण और भी होता है हार्मोन इम्बैलेंस का। इसमें ये देखा जाता है कि अगर FSH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम है तो भी दिक्कत आती है, तो भी टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो भी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दब जाता है और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन दब जाने की वजह से टेस्टिस का साइज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और एक बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसको हम कहते हैं थायराइड की बीमारी। इसमें भी ये देखा जाता है कि जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, TSH बढ़ जाता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ये भी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अब जब मैंने आपको सारे ये कारण बता दिए तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपको क्या बीमारी है? तो कुछ टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए, उससे ये पता लग जाएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। जैसे कि सीमेन की जांच कराने से ये पता लग जाएगा कि
टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो सीमेन एनालिसिस आप करवा लीजिए। दूसरे नंबर पर अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए टेस्टिस का। इससे अल्ट्रासाउंड से ये पता लगेगा टेस्टिस के साइज क्या है, टेस्टिस के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है। और तीसरे नंबर पे आप हार्मोन चेक करा लीजिए। हार्मोन से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा हार्मोन किस लेवल पर है। और चौथे नंबर पर जेनेटिक परीक्षण करा लीजिए, जेनेटिक टेस्ट करवा लीजिए, ताकि अगर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है या काल्मन सिंड्रोम है या कोई भी और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो आपको पता लग जाए। तो ये सारी जांचें आप करवा लीजिए। उसके बाद जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये दिक्कत है, तभी इसका हायर जो है वो हॉस्पिटल्स में बेहतर इलाज हो सकता है। आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मैंने प्रयास किया कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए, ताकि आप बिना घबराए और बहुत ही आसानी से अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। तो यही प्रयास मेरा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।